रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 16। रूबी जी फिदा के पास आई थी उसे देखने के लिए। वो उसके पास बैठकर उससे बात ही कर रही थी। तभी उन दोनों को बाहर से धमाके की आवाज आई। बहुत ही जोर का धमाका हुआ था और ब्लास्ट हुआ था। दोनों हैरान हो गई। रूबी जी तुरंत खड़ी हुई और बालकनी की तरफ चली गई। फिदा के दिल की धड़कनें काफी शोर करने लगी। उसका दिल किसी अजीब घटना को लेकर बेचैन होने लगा। उसने तुरंत अपने दिल पर हाथ रखा और खड़ी हो गई। उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, उसका बदन दर्द से टूट रहा था, लेकिन फिर भी वह खड़ी हुई और बालकनी की तरफ गई और उसने जब नीचे देखा तो वह बिल्कुल हैरान हो गई। जिस गाड़ी से पार्थ कॉलेज जाने वाला था, वो गाड़ी बिल्कुल ब्लास्ट हो चुकी थी और बिल्कुल गाड़ी के पास एक लैपटॉप बैग था। उसके दिल की धड़कन है और भी ज्यादा बढ़ने लग। आंखों की किनारियों से आंसू बहने लगे। उसका दिल ये कह रहा था कि बस उस गाड़ी में पार्थ न बैठा हुआ हो। उसने तुरंत खुद को मोड़ा और वहां से नीचे की तरफ चली गई। रूबी जी को भी बहुत घबराहट हो रही थी, इसलिए वह भी नीचे की तरफ आ गई। फिदा अपना सारा दर्द भूल गई और वह तुरंत नीचे की तरफ गई। आराधना और नक्श इन दोनों ने भी सुन ली थी आवाज और ये दोनों भी आगे की तरफ गए। वो दोनों आगे की तरफ गए तभी उन्होंने पार्थ को देखा जो कि सीडीओ के पास था और उसके सर पर हल्की सी चोट आई थी और वह उसे चोट से बेहोश हो गया था। वो तुरंत उसके पास आ गई और उसका सर अपनी गोद में लेकर भगवान को थैंक यू बोलने लगी। गाड़ी में वो नहीं था। उसने पार्थ का सर अपनी गोद में लिया और उसे थपथपाते हुए बोली, टाइगर सर उठिए, टाइगर सर उठिए ना प्लीज। लेकिन पार्थ बेहोश हो चुका था। नक्श ने कहा, मैं इस कमरे तक लेकर जाता हूँ। विशाल जी और नक्श ने पार्थ को सहारा दिया और नीचे रूबी जी के कमरे तक ही ले गए क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो इतने भारी भरकम पार्थ को उठाकर उसके कमरे तक लेकर जाए। रूबी जी के बिस्तर पर पार्थ लेट गया। विशाल जी ने तुरंत डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और उसके बाद उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बोला कि इस गाड़ी को कहीं दूर फेंक दे। फिदा बिल्कुल उसके पास बैठी हुई थी और उसके हाथ को पकड़कर बैठी हुई थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आए और उन्होंने पार्थ को चेक करना शुरू किया। उन्होंने उसे इंजेक्शन दिया और फिर उसके सर पर पट्टी लगा दी और कहा, थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगा। बस धमाका हुआ है, उसकी वजह से अचानक से दिल में घबराहट पैदा हुई थी। उसकी वजह से बेहोश हुआ है और हल्का सा ये सर की चोट का असर है। ठीक हो जाएगा सब कुछ। बस इनको अच्छे से खाना खिला देना और उठने के बाद एक गिलास जूस पिला देना, सब ठीक रहेगा। दवाइयों की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए और फिदा बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गई। वो अपने बदन का सारा दर्द भूल चुकी थी पार्थ की इस कंडीशन को देखकर। नक्श ने कॉलेज में फोन करके बता दिया था कि पार्थ की अचानक तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से वह नहीं आएगा। प्रिंसिपल सर भी हैरान थे। ये फर्स्ट टाइम था जब पार्थ इतनी छुट्टियां दे रहा था, वरना वह कभी छुट्टी नहीं देता और ना ही लेता था, बल्कि वह बीमारी में भी कॉलेज जाया करता था और अगर कहीं बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती थी तो इमरजेंसी के खत्म होने पर भी वो एक दिन का गैप नहीं लेता था, बल्कि अगले ही दिन आ जाया करता था। प्रिंसिपल सर ने ओके कह दिया और फोन रख दिया और एक प्यून के हाथों हर जगह यह इन्फॉर्मेशन पर पहुंचा दी कि पार्थ आज नहीं आएगा। बाकी कोई स्टूडेंट तो आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ वो मीटिंग जरूर लेता था और कॉलेज में आकर ही अपनी नोट्स बनाया करता था, इसलिए ज्यादा कोई परेशानी थी नहीं पार्थ के आने से या ना आने से। और यहाँ मैंशन में स्थित पार्थ बेहोश था, सब कमरे से जा चुके थे। रूबी जी भी आराधना के पास चली गई थी। नक्श और विशाल जी कंपनी चले गए थे। फिदा पार्थ के पास बैठी थी और वह उसके साइड में आकर लेट गई और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी। थोड़ी देर में थकान होने की वजह से उसे नींद आ गई। दोपहर को लगभग 12 बजे के आसपास पार्थ की नींद खुली और उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल दिया। उसके सर पर हल्का सा दर्द हुआ, इसलिए उसने अपने हाथ को उठाना चाहा, तभी उसे अपने हाथ पर हल्का वजन महसूस और उसने अपने चेहरे को साइड करके देखा तो फिदा उसके हाथ पैर सर रखकर लेटी हुई थी। फिदा ने उसके हाथ को तकिया बनाया हुआ था और उसे वह प्यार से पकड़कर सो रही थी। उसके होंठ हल्के हल्के पार्थ के हाथ को छू रहे थे। पार्थ मुड़ा और उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कानों के पीछे किया और उसके माथे को चूम लिया और धीरे से उसका सर उठाकर अपना हाथ छुड़ाया और उसे हल्का सा झटका, क्योंकि इस तरीके से रहने की वजह से उसका हाथ में दर्द हो गया था। उसने अपने सर पर हाथ लगाया तो पट्टी बंधी हुई थी। उसे समझ नहीं आया, इसीलिए वो खड़ा हो गया और आईने के पास आया। उसके कपड़े हल्के से मटमैले हो चुके थे। उसने अब जाकर कमरे में नजर घुमाई और उसने कहा, मैं तो कॉलेज जाने के लिए निकला था और फिर वह धमाका, क्या मैं बेहोश हो गया था? उसके बाद उसने घड़ी में टाइम देखा तो 12:05 हो रहे थे। वो बेड पर वापस बैठ गया।
फिदा शायद उसके पास ही उसका उठने का इंतजार करते करते सो गई थी। यह सोचकर उसने उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और कमरे से बाहर आ गया। बाहर सिर्फ नौकर थे जो कि कम कर रहे थे। उसने एक नौकरानी से पूछा कि बाकी सब कहाँ है। उसने बता दिया कि विशाल जी और नक्श कंपनी चले गए और आराधना के साथ रूबी जी उसके कमरे में। उसने अपने कदमों को नक्श के कमरे की तरफ बढ़ा दिया। वो गेट की तरफ ही आया था कि तभी उसका फोन बजने लगा, जो कि उसके पेंट की जेब में था। उसने उसे निकाल कर देखा तो सुशांत बेदी उसे फोन कर रहा था। उसने उसे उठा लिया। यह कोई पहला धमाका नहीं हुआ था उसके साथ, लेकिन पहला धमाका था जो घर के पास हुआ था, वरना अधिकतर कॉलेज वाले रास्ते पर हुआ करता था पार्थ के साथ, और वो हर बार बच जाया करता था। लेकिन इस धमाके की खबर उसे नहीं लगी थी। शायद उसके आदमियों को भी तक नहीं पता चला था कि सुशांत बेदी ने ऐसा कुछ उसे करने के लिए प्लान किया हुआ है। पार्थ को बहुत अच्छे से पता था कि फिदा को पाने के लिए सुशांत पागल हो चुका है। इन कुछ महीनों में उसने बहुत कोशिश की है फिदा को पाने के लिए। जब भी वह मार्केट जाती थी, बी कॉलेज जाती थी, तो सुशांत के आदमी से फॉलो करते थे, लेकिन पार्थ के आदमी हमेशा अलर्ट रहते थे और फिदा को कभी खबर नहीं पड़ने देते थे। और यहाँ आराधना की भी फुल सेफ्टी की गई थी। वो स्टॉकर पर जो कि आराधना के पीछे पड़ा हुआ था, उसको भी आराधना तक पहुंचने पार्थ ने नहीं दिया था, और इन सब चीजों के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इन सब मामलों में वो किसी को पढ़ने देना भी नहीं चाहता था। वो अकेले सब कुछ हैंडल करना चाहता था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसे नक्श की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली स्टॉकर के केस में। उसने फोन को उठाया तो दूसरी तरफ से सुशांत बेदी की आवाज आई। कैसे बच गए आप? हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपकी बीवी तो ठीक है ना? रो तो नहीं रही ज्यादा? रो कर अपना गला तो नहीं फाड़ लिया? पार्थ ने कहा, बिल्कुल सही कहा, रो कर अपना गला फाड़ लिया है। उसके चेहरे पर आंसू की लाइंस बन चुकी है। और मैं कितना किस्मत वालों की इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है मुझे, कि मेरी हल्की सी चोट पर इतना रो पड़ी। और तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी बीवी तुम्हारी चोट पर तुम्हें सुनाती है, और तू ये होता है डिफरेंस प्यार में और लस्ट में। सुशांत बेदी ने कहा, मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है और कितना नहीं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और मेरी बीवी के खिलाफ एक शब्द मैं नहीं सुनूंगा। पार्थ ने कहा, तो यह चीज अपने ऊपर भी लागू कीजिए बेदी साहब, कि मैं अपनी बीवी के ऊपर एक खरोच बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? तो अपनी बीवी और अपनी उस नादान और नासमझ बहन को थोड़ा सा कंट्रोल में कीजिए। आपकी बहन के पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। उसके बाद उसने फोन काट दिया और आराधना के कमरे की तरफ चला गया। रूबी जी प्यार से आराधना से बातें कर रही थी। तभी आराधना ने पार्थ को देखा होगा। पार्थ सर। पार्थ रुक गया और बोला, मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे पार्थ सर मत बुलाया करो, स्पेशली घर पर मत बुलाया करो। अजीब लगता है मुझे अब। आराधना ने अपना सर नीचे झुका लिया और कहा, तो और क्या बुलाऊं मैं आपको? और कुछ तो मैं बोल भी नहीं सकती, आप मेरे सर हैं। पार्थ ने कहा, अरे भाई देवर हूं मैं, देवर नाम लेकर बुलाया करो प्लीज। उम्र में छोटी हो लेकिन रिश्ते में बड़ी हो मुझसे, प्लीज। मुझे अजीब लगता है सच में तुम्हें आप बुलाने में, लेकिन एटलीस्ट में रिश्तों की तमीज तो कर रहा हूं। मैं खुलकर बोल सकता हूं कि तुम मेरी भाभी हो, लेकिन तुम खुलकर किसी को नहीं बोल सकती कि मैं तुम्हारा जीजा हूं या फिर तुम्हारा देवर हूं। कोई एक चीज डिसाइड कर लो प्लीज। स्पेशली बच्चों के आने से पहले कभी तुम इस बच्चे के सामने भी बोलो क्या तुम्हारे सर है? मैं इस बच्चे का मौसा या फिर चाचा पता नहीं, जो भी बनेगा बन जाऊंगा, प्लीज सर मत बुलाओ मुझे। रूबी जी ने कहा, अब अगर शादी कॉलेज एडमिशन से पहले हुई होती तो शायद ये तुम्हें नाम से बुलाती, और तब शायद तुम कॉलेज में इसे सुनाते कि यहाँ पर मैं तुम्हारा सर हूँ, तुम्हारा देवर नहीं हूँ। अभी उल्टा हो गया, शादी बाद में हुई कॉलेज के। पार्थ ने कहा, ये डिलीवरी तक अब घर पर है, इसे प्लीज सी दो कि मुझे नाम से बुलाए घर पर, और यह नहीं तो जीजा जी बुला ले या देवर जी, जो भी बुलाना है बुलाए, लेकिन सर ना बुलाए। रूबी जी ने कहा, हाँ सिखा दूंगी, और बच्चे के आने से पहले तो पक्का सिखाकर इसे तैयार कर दूंगी। ठीक है, और अगर नहीं कर पाए तो बच्चा तो तुम्हें चाचा या मौसा ही बोलेगा। वैसे चाचा ठीक है। आराधना ने कहा, लेकिन फिदा को चाची नहीं बनना, उसे मौसी बनना है। रूबी जी ने कहा, तो बने मौसी, किसने रोका है, मौसी बनेगी। आराधना ने कहा, और बच्चा पूछेगा कि चाचा है, चाची कहाँ है? मौसी है, मौसा कहाँ है? तो मैं उससे क्या बोलूंगी बताओ? रूबी जी ने कहा, कह देना मौसी को चाचा पसंद आ गई, इसलिए रिश्ते थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए हैं। उसके बाद वो हंसने लगी। उसके बाद वो थोड़ा सीरियस हो गई और बोली, पार्थ ये हमला किसने करवाया था? पार्थ ने कहा, सुशांत बेदी ने, पहली बार घर पर करवाया।
उसके बाद उसने कहा, आप दोनों मुझे साथ बैठे अच्छे लग रहे हो तो मैं फिदा के पास जाता हूँ। उसके बाद वह मुड़कर जाने लगा। तभी रूबी जी ने कहा, पहली बार घर पर करवाया मतलब, क्या तेरे साथ पहले भी यह सब हो चुका है? पार्थ वहां से सीधा नीचे आया। वो रूबी जी के कमरे में आया और उसने फिदा को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर वापस सीढ़ियों से उतर आया, तो उसे रास्ते में रूबी जी मिल गई और रूबी जी ने कहा, पार्थ कुछ बात करनी है। पार्थ इस पर बोला, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो फिदा को लेकर तो वहां से चला गया, लेकिन रूबी जी भी उसके पीछे पीछे चली गई। पार्थ ने फिदा को बिस्तर पर लेटाया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया और मुड़ा तो वहां पर रूबी जी थी। पार्थ ने कहा, मैंने कहा ना कि मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। रूबी जी ने कहा, लेकिन मुझे करनी है, बताओ ये सुशांत क्या क्या कर रहा है? पार्थ ने कहा, मैंने कहा ना कि मुझे बताने में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद वो जाने लगा तो रूबी जी ने पार्थ का हाथ पकड़ा और कहा, कितने हमले हुए हैं तेरे ऊपर और क्या तू इसी वजह से कॉलेज रहता था, घर नहीं आ रहा था? ये रीजन था ही नहीं, पार्थ तो सच में कॉलेज में काम करता था। पार्थ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे आदमी की वजह से कॉलेज जाऊंगा ताकि मेरे परिवार को कुछ ना हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं परिवार के लिए कॉलेज के स्टूडेंट को फालतू खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझ पर हमले होते थे, लेकिन रास्ते में, ना कॉलेज में, ना घर पर। ये घर का पहला हमला था। बस किस्मत अच्छी थी कि बच गया और कार में बैठने से पहले ही टाइम खत्म हो गया और ब्लास्ट हो गया, वरना शायद अभी मैं भाई की आरती पर होता या फिर शायद लोटे में। रूबी जी ने इस पर जोर से उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया क्योंकि उसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई कि पार्थ ने यह बात अपने लिए कही थी कि वह आरती पर होता। पार्थ को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि उसे थप्पड़ क्यों लगा था। उसने बात ही इतनी बेकार की थी, खुद के मरने की बात की थी। पार्थ ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। फिदा उठ चुकी थी और उसने ये सब सुन लिया था। उसे भी पार्थ पर गुस्सा आया था। ये बात जब उसने कही थी, उसने कहा, एक और मेरी तरफ से। उन लोगों ने उस तरफ देखा और पार्थ ने कहा, तुम्हें होश आ गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेने जा रहा था। फिदा ने कहा, क्या आरती पर मुझे रहने दीजिए। पार्थ ने गुस्से से कहा, जबान संभाल कर बात करो। फिदा इस पर खड़ी हुई और बोली, क्यों करूं, मैं जबान संभाल कर बात, मुझे नहीं करनी और शायद इसीलिए आपने एक हफ्ते के लिए मुझे जानबूझकर मेरे घर भेजा था ना। पार्थ ने कहा, तुम सबका दिमाग खराब हो गया क्या, मैं क्यों ऐसा करूंगा? फिदा ने कहा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मुझे कुछ हो जाए और यह सुशांत बेदी पीछे पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है मुझे बताओगे? क्या है मेरे अंदर ऐसा? ये खूबसूरती, मन करता इस खूबसूरती को कहीं कूड़े में फेंक दूं। मुझे खूबसूरतियां खटकती है अपने ऊपर। मैं नहीं चाहती कि फिदा के ऊपर कोई फिदा हो। फिदा अपनी खूबसूरती से तंग आ गई है। फिदा को ये खूबसूरती नहीं चाहिए। आई एम डन विद माई ब्यूटी, आई वॉन्ट टू डू हेल विद माई ब्यूटी। सच में कभी फिदा को नहीं लगा था कि उसकी खूबसूरती उसके लिए एक दिन मौत का फंदा बन जाएगी। उसकी जिंदगी इतनी गलत रास्ते पर चली जाएगी, सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से। उसकी खूबसूरती की वजह से आपस में लड़े जाएंगे। पार्थ तो उसके लिए लड़ रहा था, लेकिन उसकी खूबसूरती को भी वह कब तक बचा कर रखेगा? उसे अपनी खूबसूरती से नफरत होने लगी थी, उसे खूबसूरत फिदा खटकने लगी थी। अपने दिमाग में अब उसे वह खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए थी। पार्थ उसके पास आया और बोला, तुम चिंता मत करो, वैसे भी टाइम आ चुका है कि जब वह सुशांत बेदी पूरी तरीके से हम दोनों की जिंदगी से चला जाएगा। फिदा बस इस पर उसे देखने लगी और बोली, कैसे जाएगा, बताइए। पार्थ ने कहा, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अब हो जाएगा, जरूर और बहुत जल्द हो जाएगा, बिकॉज अब मैं भी उसे अपनी लाइफ में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद उसने अपनी माँ के सामने उसके माथे को चूम लिया। रूबी जी तुरंत वहां से चली गई और दरवाजे को लगा दिया और पार्थ फिदा को लेकर बेड की तरफ आ गया। फिदा ने उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया था। उसे बस पार्थ चाहिए था, लेकिन पूरी दुनिया का दर्द नहीं चाहिए था। उसने कहा, हम कहीं और नहीं जा सकते क्या, जहां पर ये सब ना हो? पार्थ ने कहा, दुनिया के सच से बचा नहीं जा सकता। फिदा ने कहा, लेकिन दुनिया से तो बचा जा सकता है ना, उसके सच से न बचा जा सकता हो तो चलते ना कहीं और। उसके बाद उसने कसकर पार्थ को अपने सीने से लगा लिया और पार्थ पूरी तरीके से उसके ऊपर झुका और उसे धीरे धीरे प्यार करने लगा। फिदा उसके प्यार में खोती रही। उसने अपना सारा पिछला दर्द भुला दिया, वो एक नया दर्द लेने के लिए तैयार हो गई। पार्थ ने कुछ देर बाद अपने आप को उसकी तरफ पुश किया और फिदा की आंखों से आंसू आने लगे और वो दोनों फिर दिन के उजाले में भी प्यार की गहराई में डूब गए।
शाम का वक्त पार्थ कहीं जा रहा था और वह एक सुनसान रास्ते पर था और अकेला गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तभी उसने अपनी गाड़ी को रोक दिया, क्योंकि सामने एक गाड़ी थी और उसकी बोनट पर इस वक्त सुशांत था। वो गाड़ी से उतर गया और बोला, बोलिए बेदी साहब, क्या काम है आपको इस नेगी साहब से? सुशांत ने कहा, हमारे नाम के सरनेम की रायमिंग बहुत अच्छी होती है, बेदी नेगी, बेदी नेगी। पार्थ ने कहा, मैं यहाँ रायमिंग के लिए नहीं आया हूँ, बताइए क्या काम है जो आपने मेरा रास्ता रोका? सुशांत जी ने कहा, काम तो बस एक ही है कि आप अपनी बीवी दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे दे दीजिए। पार्थ ने कहा, भीख मांग रहे हो क्या? और मेरी बीवी लाखों में एक नहीं है, अनमोल है, जो तुम्हें दे दूंगा। सुशांत ने कहा, लाख रुपए भी दे दूंगा। पार्थ ने कहा, कहां से, जो तुम्हारे हैं ही नहीं वह? सुशांत ने कहा, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, और हाँ, कहीं से भी दूध दूंगा, अपनी बीवी दे दो। पार्थ ने इस बार गुस्से से कहा, मेरी बीवी है, कोई खिलौना नहीं जो तुझे दे दूंगा, समझा? सुशांत ने कहा, वैसे सुनने में आए कि तू अपनी बीवी के करीब चला गया, क्या होगा? तेरी बीवी एक फरेबी से तेरे बच्चे की मां बन जाए और मैं उसे बच्चे को तेरी बीवी के करीब जाकर अपने आप से उसे खत्म कर दूं, कितना मजा आएगा ना? पार्थ ने कहा, बीवी के करीब नहीं जाने दे रहा तो बच्चे के करीब कैसे जाने दूंगा? पास आकर तो दिखा, बस तो तेरी वह हालत करूंगा कि तूने सोचा भी नहीं होगा, और वैसे भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं आज तेरा काम खत्म करके रहूंगा, बहुत हो गया बस। पार्थ कहीं के लिए निकल गया था, लेकिन उसे रास्ते में ही सुशांत बेदी मिल गया था और वो उसके साथ फिदा को लेकर बहस करने लग चुका था, और अब धीरे धीरे पार्थ का गुस्सा 7वें आसमान पर जा रहा था, क्योंकि सुशांत कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। पार्थ ने कहा, अब मेरे बच्चे और मेरी बीवी के बारे में बात हो गई हो तो जाओ यहां से। सुशांत ने कहा, मैं यहाँ से तो आपके घर के लिए निकला था, लेकिन आप रास्ते में मिल गए, ठीक है तो आपके घर जाता हूँ और आपकी बीवी को उठाकर अपने साथ लेकर आता हूँ, है ना? पार्थ ने कहा, थोड़ा सोच समझकर बोलिए सुशांत साहब, क्योंकि अब ज्यादा हो रहा है आपका, बहुत ही ज्यादा। सुशांत ने कहा, मेरा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, बस नॉर्मली लेने आया हूँ और मैं आपकी बीवी लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्थ ने कहा, क्या करेंगे आप मेरी बीवी लेकर, और आपकी बीवी कृपा, उसका क्या होगा? सुशांत ने कहा, वो तो हमारी रहेगी ही रहेगी, एक और चाहिए ना जिससे हम मनोरंजन कर सके, कभी भी उसके करीब जा सके। अभी कृपा तो मूड फ्रेश की दुकान है तो उसके पास घर पर नहीं जा सकते, लेकिन कोई तो चाहिए, और उसके लिए आपकी बीवी एकदम परफेक्ट है और दुश्मनी निकालने के लिए भी काफी सही है। पार्थ ने कहा, बहुत ही गलत इंसान से दुश्मनी ले रहे हैं। सुशांत ने कहा, उसी में तो मजा है, गलत इंसान से दुश्मनी करो और फिर उसके माल पर डाका डालो। तभी एकदम से वहां पर गोली चलने की आवाज आ गई। पार्थ अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन सुशांत हैरान हो गया, वहां पर अचानक से गोली कहां से चलने लगी और फिर एकदम से वहां पर कुछ गाड़ियां आकर रुक गई, उसमें से पार्थ का खास आदमी और कुछ आदमी बाहर आए। सुशांत ने कहा, तू अकेला मिलने आने वाला था मुझे? तो पार्थ ने कहा, और जो तू धोखा देकर मुझे यहाँ पर रोककर मेरी बीवी के पास जाने वाला था, उसका क्या थोड़ा धोखा तो मेरी तरफ से भी बनता है? वैसे तेरा ये खेलना मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहा है, अब मुझे कुछ सुकून के पल मेरी बीवी के साथ चाहिए। वैसे तूने बात सही करी, मेरी बीवी के साथ थोड़ा और प्यार करके उसे प्रेग्नेंट कर देता हूँ, पर उससे पहले ना तुझे खत्म करना है, तब सुकून मिलेगा। उसे प्यार करते वक्त भी ऐसा डर डर के नहीं जीऊंगा कि अगर सच में कुछ हो गया तो, इसीलिए दुनिया से उठा दो आज। पार्थ सच में फैसला करके आया था, या तो आर या तो पार, या तो सुशांत मरेगा या तो वह मरेगा, या तो वह जीतेगा या तो वह हारेगा, पर आज उसे किसी भी कीमत पर फैसला करना था, क्योंकि वह घर तक आ गया था। अगर सच में उस गाड़ी की तरफ वह न होकर घर का कोई और मेंबर होता, या उसे ही कुछ हो जाता तो उसके घर वालों का क्या होता? और फिदा, उसने तो देख लिया था कि फिदा का क्या हाल हुआ था सिर्फ उसकी हल्की सी चोट पर, और उसे इश्क में इस तरीके से टूटना नहीं, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने आज ही यह फैसला ले लिया था कि आज सुशांत को मारकर रहेगा, वह भी जान से, क्योंकि उसके बाद एक और आदमी था जिसकी जान लेनी थी, और वह था किरण। वह भी काफी समय से बचा हुआ था, लेकिन कुछ दिन पहले वह वापस आ गया था और अब उसे वापस फिदा को अच्छे से ट्रेन करना था, उसकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। सुशांत ने कहा, तूने चीटिंग करी है पार्थ। पार्थ ने कहा, तो अपने छुपे हुए आदमी को भी बाहर निकाल दो, किसने रोका है? मुझे पता है कि तुम लेकर आए, वह भी। सुशांत ने कहा, दिमाग बहुत है तेरे पास।
उसके बाद उसने भी इधर उधर अपनी नजर घुमाए और उसके आदमी जो कि जंगलों में छुपे हुए थे वह बाहर आ गए और फिर क्या था, छिड़ गया उन सब के बीच में एक खतरनाक संग्राम। उनके आदमी एक दूसरे से ही लड़ रहे थे और सामने एक दूसरे की गाड़ी पर चढ़े हुए थे। पार्थ और सुशांत एक दूसरे को देख रहे थे। तभी पार्थ के एक आदमी ने सुशांत के ऊपर हमला करना चाहा, लेकिन सुशांत ने उसे रोक दिया और यहाँ किसी ने पीछे से आकर पार्थ की गर्दन पर चाकू रख दिया और कहा, रुक जाओ सारे के सारे, नहीं तो इसका। पार्थ के आदमी रुक गए। पार्थ ने अपनी आंखों के इशारों से उन्हें शांत किया और फिर उन्हें मारने लगे तो कोई भी रुका नहीं, जिस पर वह आदमी थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने कहा, तू हैरान क्यों हो रहा है, तुझे मारना था तो मारना। फिर उस आदमी ने उसके गले पर चाकू को और भी ज्यादा मजबूती से रखा। तभी पार्थ ने अपना हाथ पीछे करके उसके पैरों के बीच में अपना हाथ रखा और उसे कसकर दबाने लगा, जिस पर उसके हाथ से चाकू छूट नीचे गिर गया और पार्थ ने गुस्से से मुड़कर उसके पाट को और भी ज्यादा मजबूती से पकड़ लिया और एकदम से उसे उठाकर जमीन के नीचे पटक दिया। कुछ पार्थ के आदमी जा चुके थे और कुछ सुशांत के आदमी जा चुके थे और पार्थ के ऊपर अब सुशांत के आदमियों ने हमला बोल दिया था, इसलिए पार्थ सबसे लड़ रहा था और उन सबको एक तरफ कर रहा था, जिस वजह से उसको भी चोट लग रही थी और उसके शरीर से खून भी बह रहा था। सुशांत और गुस्से से पार्थ की तरफ बढ़ गया था और पार्थ सुशांत के बीच में भी संग्राम छिड़ चुका था। पार्थ ने एक जोर का मुक्का सुशांत के मुंह पर मारा। तभी सुशांत ने अपनी लात को पार्थ के पेट पर मारा और पार्थ हल्का सा पीछे की तरफ गया और उसने गाड़ी की बुलेट का सहारा लिया ताकि वह नीचे ना गिर जाए और फिर से सीधा खड़ा हुआ और अपना हाथ सीधा उल्टे हाथ का सुशांत के चेहरे पर मारा। सुशांत का चेहरा एक तरफ हो गया और 2-3 दांत उसके टूटकर नीचे बिखर गए, खून बहने लगा था। दोनों के बीच में संग्राम हो गया। दोनों एक दूसरे के गले को कसकर दबा रहे थे। दोनों के गले घुटने लगे थे और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो घुटने टेक रहा था। फिदा के बारे में बोलकर सुशांत ने पार्थ को बहुत ही ज्यादा भड़का दिया था और पार्थ इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुशांत ने कसकर पार्थ को पकड़ा और उसको सीधा गाड़ी के शीशे के पास लेकर और अंदर की तरफ किया, जिस पर उसके सर पर कांच के टुकड़े चुभ गए और उसका सर बिल्कुल सुन्न सा पड़ने लगा। लेकिन पार्थ ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और उसे मुड़कर उसका सर इस टूटे हुए कांच में ले गया, जिस पर वो कांच के टुकड़े उसकी भी सर में अंदर तक चुभ गए। सुशांत खुद को आगे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पार्थ ने उसे बिल्कुल पीछे की तरफ किया और उसे बिल्कुल गाड़ी के अंदर लेटा दिया, जिस पर वह कांच के टुकड़े उसकी गर्दन पर और कमर पर भी चुभने लगे और वह चिल्लाया। उसका वह बेहिसाब चिल्लाना हर किसी की रूह को कांप देने जैसा था और पार्थ ने एकदम से उसे बाहर की तरफ खींच लिया, जिस पर वह आईना उसके सर पर लगा और बाहर आया। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान सा होने लगा था, जिस पर सुशांत ने उसके चेहरे पर अपने कांच भरे हाथों से मारने की कोशिश की और हल्का सा पार्थ का चेहरा छिल गया, लेकिन पार्थ ने जोर से उसके पेट से थोड़ा नीचे लात मारी और वह नीचे जमीन पर गिर गया। तभी पार्थ का आदमी उसके पास गन लेकर आया और पार्थ ने गन को लोड किया और सीधा सुशांत के दिल के पास किया और बोला, बस बहुत हो गया, तेरे आदमी भी थम जाएंगे और तू भी थम जाएगा और किसी को नहीं पता चलेगा कि यह सब हो क्या रहा था आधी रात को। उसके बाद उसने अपनी गन को लोड किया दोबारा और फिर बैंग। सुशांत की गहरी और तेज चिल्लाने की आवाज पूरे उसे सुनसान रास्ते और जंगल वाली एरिया में गूंज उठी। जितने भी पक्षी सो रहे थे सब उड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। काफी अंदर से जंगली जानवरों की हुकारने की आवाज आने लगी। 3 महीने बाद कॉलेज इस वक्त तीसरी क्लास का टाइम हो रहा था और पार्थ क्लास में था और अपने हाथ को बांधकर सामने खड़ी फिदा को देख रहा था। फिदा जो कि अपनी नजरों को नीचे करके खड़ी हुई थी और पार्थ पूरी क्लास के सामने उसकी क्लास लगा रहा था, क्योंकि पिछले दिन टेस्ट हुआ था और 40 नंबर के टेस्ट में फिदा केवल पासिंग नंबर 13 नंबर लेकर आई थी। पार्थ को तो समझ में नहीं आया कि वो सेमेस्टर में कैसे अच्छे नंबर से पास होगी। उसके ऊपर उसने इसलिए डंडा रखा था, नहीं तो शायद सेमेस्टर में भी पासिंग नंबर ही लेकर आती। सारे क्लास देख रही थी कि कैसे हस्बैंड और वाइफ की नोक जोक चल रही थी, खतरनाक वाली। पार्थ ने कहा, मैंने 13 नंबर को पासिंग मार्क्स लिखा था, तो क्या आप सिर्फ 13 नंबर लेकर आएंगे? बताइए, क्या आप सिर्फ टेस्ट में उतना ही लिखेंगे जीतने में आप पास हो सके? अगर इसमें भी कोई गलती हो जाती तो फेल हो जाती। फिदा ने इस पर अपने राइट लेग को गोल गोल घुमाते हुए खुद से ही बोला, हो जाती तो हो जाती, कौन सा सेमेस्टर था और वैसे भी मुझे पढ़ने कहा दिया था। पिछली रात तुमने गंदे कहीं के पूरी रात परेशान किया था जानबूझकर, ताकि मैं अच्छे से अपना टेस्ट ना दे सकूं। उसके बाद उसने अपने होठों को हल्का सा मोड़ लिया।
पार्थ ने कहा, मेरी शक्ल यहाँ सामने है, नीचे फर्श पर नहीं, और क्या पैरों घुमा रही हो? मेरे सामने देखकर बोलिए यह क्या है? इस तरीके से सेमेस्टर में बैठेंगे? बैठने नहीं दूंगा। अगर दूसरे टेस्ट में भी यही हाल हुआ तो? फिदा को पार्थ पर गुस्सा आ रहा था। वो इस तरीके से कैसे उसे डांट सकता था, और अब तो उसका सपोर्ट करने के लिए वहां आराधना भी नहीं थी। उसने अपनी नजरों को ऊपर करके पार्थ को देखा। पार्थ उसे गुस्से से देख रहा था और बोला, ये सब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और यह बाकी के स्टूडेंट जो सिर्फ पासिंग नंबर लेकर आए हैं, मैं सेमेस्टर में बैठने नहीं दूंगा। कल एक और टेस्ट होगा, और इस बार सरप्राइज नहीं है बता रहा हूं, और क्वेश्चंस भी बता रहा हूं। अगर उसके बावजूद भी किसी के 3-4 नंबर से कम नंबर कटे तो वो सेमेस्टर में नहीं बैठेगा, इंक्लूडिंग यू मिस फिदा। फिदा ने बस अपना सर हिला दिया। पार्थ को सच में उस पर गुस्सा आ रहा था। वो कैसे पासिंग नंबर लाए? अच्छे नंबर नहीं लाने थे उसे? तभी पार्थ उसके मुड़ गया और टेस्ट के लिए क्वेश्चन बोर्ड पर लिखने लगा, लेकिन उसने फिदा को बैठने के लिए नहीं कहा। फिदा उसे गुस्से से उसे देख रही थी। कम से कम बैठने के लिए तो बोले, लेकिन नहीं, वह बोल नहीं रहा था, और बिना इसकी इजाजत के बैठी तो उसे क्लास से बाहर कर दिया जाता। तभी अचानक से फिदा का सर हल्का हल्का घूमने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को डेस्क पर रख दिया ताकि उसे सहारा मिले, लेकिन फिर भी उसका सर घूम ही रहा था। फिदा के पास एक लड़की बैठी हुई थी और उसने कहा, फिदा सर से पूछकर बैठ जाओ ना, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिदा ने कहा, नहीं मैं नहीं पूछूंगी। उसके बाद वापस उसने अपने होठों की किनारियों को मोड़ लिया, लेकिन अभी भी उसका सर पूरी तरीके से भारी हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह बैठ जाए, लेकिन बैठ नहीं सकती थी, और उसका मन तो सो जाने का कर रहा था। यहाँ पार्थ क्वेश्चन लिख रहा था, तभी अचानक से कुछ गिरने की आवाज से आए। वो मुड़ गया तो फिदा नीचे गिर चुकी थी। वह हैरान हो गया और तुरंत चौक को छोड़कर उसके पास आया और उसका सर अपने गोद में रखते हुए बोला, फिदा, फिदा उठो फिदा। फिदा लेकिन हो बेहोश हो चुकी थी, जिस पर उसने स्टूडेंट को बोला कि डिस्पेंसरी में बोले कि नज अपने सामान को तैयार रखें, और उसके बाद वो स्टूडेंट जल्दी से डिस्पेंसरी की तरफ भाग गई और पार्थ ने फिदा को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने रूम की तरफ लेकर गया। पार्थ ने उसे बिस्तर पर लेटाया और थोड़ी देर में वहां पर नस भी आ गई और उसने फिदा को चेक करना शुरू किया। वो कोई हर एक चीज में एक्सपर्ट नस नहीं थी। वो तो छोटी मोटी चोट या फिर फीवर हो गया, खांसी हो गई, इस चीज के लिए थी। उस नर्स को समझ में नहीं आया और उसने बता दिया। पार्थ ने फोन करके डॉक्टर को बुला लिया। आधे घंटे बाद एक डॉक्टर आ गए और वो फिदा को चेक करने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने उसे चेक करके बताया, मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, आप एक फीमेल डॉक्टर को इन्हें दिखाइए क्योंकि इनकी हार्टबीट भी ठीक है, बाकी कोई और चीज भी नहीं लग रही मुझे जिस पर ये बेहोश हो जाए। खा नहीं रही थी क्या ठीक से? पार्थ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छे से खा रही है। डॉक्टर ने कहा, एक बार आप इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, वरना थोड़ी देर में होश आ जाएगा। पार्थ ने कहा, ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वहां से चले गए और पर पार्थ फिदा के होश में आने का वेट करने लगा। पार्थ ने स्टूडेंट को वापस भेज दिया और कहा कि रिवीजन करें। उसके बाद लड़कियां वहां से चली गई और पार्थ ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया और अब वो फिदा के पास वापस बैठकर उसे देखने लगा। पार्थ ने फिदा के माथे को प्यार से चूम लिया। लगभग आधे घंटे बाद फिदा को होश आया, लेकिन जब उसने अपने नीचे कुछ मुलायम महसूस किया तो उसके चेहरे पर हल्की सी सुकून भरी मुस्कान आ गई और उसने अपनी आंखों को खोला और सामने पार्थ के चेहरे को देखा। वो तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, मैं रूम में कब आए? पार्थ ने उसको कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम बेहोश हो गई थी इसीलिए। फिदा ने कहा, कैसे? मैं बेहोश कैसे हो गई? पार्थ ने कहा, पता नहीं, तुमने ढंग से कुछ खाया पिया नहीं था क्या कल रात या सुबह? फिदा ने कहा, नहीं नहीं, आपके साथ ही तो खाया था मैंने सब कुछ। आप तो थे ना, ब्रेकफास्ट और कल रात दोनों टाइम पर, तो खाने पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। पार्थ ने इस पर धीरे से उसके पास जाते हुए कहा, तो बेहोश कैसे हो गई? फिदा की सांस अटकने लगी और वो अपने आप को हल्का सा पीछे करते हुए बोली, मुझे क्या पता। उसके बाद बिल्कुल नीचे की तरफ हो गई क्योंकि पार्थ ने उसे बिल्कुल बिस्तर पर गिरा दिया था। इस वक्त उसकी आंखों में इंटेंसिटी दिख रही थी और फिदा की दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी और वो पार्थ की आंखों में देख रही थी। पार्थ धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों के करीब लाया और उसे हौले हौले चूमने लगा। फिदा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी।
इतनी कि वह बाहर आ जाए, और पार्थ ने उसके दोनों हाथों में अपने हाथों को इंटरलॉक किया और धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा और कमरे की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ ही पलों के बाद पार्थ फिदा से दूर हो गया। उसने खुद को ऊपर ऊपर से पूरा तंग कर लिया था, लेकिन उसके साथ पूरी तरीके से इंटीमेट नहीं हुआ था वह, क्योंकि यह कोई जगह नहीं थी और ना ही कोई टाइम था। इसके बाद फिदा को क्लासेस भी लेनी थी और पार्थ को भी क्लासेस देनी थी। फिदा शाम के वक्त वापस बेहोश हो गई और पार्थ को बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो बार बार बेहोश हो क्यों रही है। इसलिए उसने इस बार फिर से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा कि वो थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे। पार्थ जल्दी से फिदा को लेकर अंदर की तरफ आया। जब रूबी जी ने इस तरीके से उसे फिदा को उसकी गोद में देखा तो वह हैरान हो गई और बोली, क्या हुआ? पार्थ ने कहा, पता नहीं, सुबह से बेहोश ही हो रही है, बार बार, इसीलिए डॉक्टर को बुलाया है मैंने, पता नहीं क्या हो गया। रूबी जी ने कहा, खाना तो ये बिल्कुल ठीक से खा रही है, तो फिर बेहोश कैसे हो रही है? कोई और बात है क्या? पार्थ ने कहा, पता नहीं, बस अब डॉक्टर आएंगे तो देखकर बताएंगे। उसके बाद वो उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गया। यहाँ आराधना जब बाहर आई और उसने जब फिदा को इस तरीके से पार्थ की बाहों में देखा तो वह घबरा गई और वह बोली, क्या हुआ इसे? पार्थ ने कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से उसे अपने कमरे की तरफ ले गया और आराधना जल्दी से अंदर आई और बोली, नक्श देखिए ना, फिदा को कुछ हो गया है। नक्श, जो कि बिस्तर पर एक करवट लेकर लेटा हुआ था और अपना फोन चला रहा था, और वह मुड़ा और बोला, क्या हो गया? आराधना ने कहा, मुझे नहीं पता, घबराहट हो रही है मुझे बहुत ही ज्यादा। उसके बाद वह भी जाने लगी तो नक्श तुरंत उसके पास उठकर आया और उसे पकड़ते हुए बोला, फालतू की टेंशन मत लेना, ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो उसे ध्यान से पकड़कर फिदा के कमरे की तरफ ले जाने लगा। आराधना का 7वां महीना ऑलरेडी लग चुका था, तो आराम आराम से चल रही थी और नक्श उसे आराम आराम से लेकर जा रहा था। पार्थ ने फिदा को बिस्तर पर लेटाया और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर की गाड़ी बाहर आई और वह गाड़ी में से उतरी और उन्होंने ड्राइवर को कहा कि वो वहीं रुके, और उसके बाद वो अंदर की तरफ आई और नौकर ने बताए अनुसार पार्थ के कमरे की तरफ चली गई। वो कमरे में आए और बोलिए मिस्टर नेगी, क्या हुआ है? पार्थ ने कहा, पता नहीं डॉक्टर, बार बार बेहोश हो रही है, इसे चेक कर लीजिए ना प्लीज। उसके बाद में वह थोड़ा सा साइड हो गया। उन्होंने फिदा को चेक करना शुरू किया तो बाहर से तो उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी है। उन्होंने कहा, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे चेक करना है। सब बाहर चले गए और डॉक्टर ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और फिदा के कवर को निकाला और उसके इंटीमेट एरिया को ध्यान से देखा, और फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ निकला और उसके साथ कुछ किया और वॉशरूम में चले गए और उसे ध्यान से कुछ देर के लिए चेक करने लगी, और थोड़ी देर बाद जो उसमें दिखा उसके बाद वो थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर आ गए और उन्होंने फिदा के कपड़े बिल्कुल ठीक कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसे एक इंजेक्शन दे दिया और बाहर की तरफ आ गई। पार्थ ने पूछा, कैसी है वह? डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशन मिस्टर नेगी, वो प्रेग्नेंट है, 1 महीना हो गया है। पार्थ हैरान हो गया, 1 महीना हो गया है, पर ऐसा कुछ लगा नहीं उसे और ना ही फिदा को कि वो प्रेग्नेंट है। पार्थ ने कहा, पर आप कैसे श्योर हो सकते हैं कि 1 महीना हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ लगा नहीं हम दोनों को। रूबी जी ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, तुझे सवाल पहले करने होते, बिल्कुल प्रोफेसर की तरह, यह नहीं खुश हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद वो अंदर की तरफ गई जहां पर फिदा अभी भी बेहोश थी और उन्होंने डॉक्टर से पूछा, ये होश में कब तक आ जाएगी? डॉक्टर ने कहा, रात तक उनको होश आ जाएगा, फिर इन्हें अच्छे से विटामिन खिलाएगा और मैं कुछ दवाएं लिख रही हूँ। इनकी बॉडी थोड़ी सी वीक है, शायद कुछ हुआ इनके साथ। मैंने इनका इंटीमेट एरिया देखा, हल्का सा जख्मी है, क्या फोर्स से दबाते हैं ज्यादा? पार्थ ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। रूबी जी उसे अपनी छोटी आंखों करके देख रही थी। तभी पार्थ ने कहा, एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से कुछ हुआ है। रूबी जी इस पर थोड़ी नॉर्मल हुई क्योंकि किरण ने जो किया था उसके बाद से थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती थी पार्थ को फिदा के साथ, इसीलिए उन्होंने पार्थ को उसे नजर से देखना बंद कर दिया। डॉक्टर ने अपना सर हिलाया और कहा, शायद इस वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बाकी क्या पता, जब ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए, और शायद इस वजह से पता भी नहीं चला हो। बाकी कभी कभी तो 3-4 महीने निकल जाते पता नहीं चलता, पेट से अचानक से बाहर आने लगता है। एक्सरसाइज करते हैं लड़कियां ताकि उसे अंदर कर सके, लेकिन वह होता नहीं है क्योंकि वह प्रेगनेंसी के लिए होता है, तब जाकर उन्हें पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है।
रूबी जी ने कहा, पर पीरियड्स नहीं आते हैं तो ऐसे तो पता चल जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं। काफी बार अनमैरिड लड़की के साथ भी हो जाता है कि पीरियड्स नहीं आते, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि आजकल का माहौल, खाना पीना और हार्मोन्स ऐसे तेजी से चेंज होते हैं, या फिर उनकी स्पीड इतनी हो जाती है कि कभी कभी पीरियड्स स्किप हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है। और शायद यही इनका लगा होगा कि इस महीने पीरियड्स नहीं आए तो शायद कोई प्रॉब्लम हुई होगी। डॉक्टर की बात सुनकर पार्थ को याद आया, एक बार उसने बताया तो था कि इस महीने उसके पीरियड स्किप हो गए। अगर अगले महीने भी स्किप हुए तो वह डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे। पार्थ को इस तरीके से हैरान होते देखकर रूबी जी ने कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, तू अपने बच्चों को देखेगा कैसे? इस तरीके से देख रहा है, उसके सामने टीचर बनने की कोशिश मत करना। पार्थ ने कहा, मैं उसके सामने क्यों टीचर बनूंगा? उसके बाद वो फिदा के पास आ गया और उसे देखने लगा। उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कुछ विटामिन्स की गोली देकर वहां से चली गई। रात के वक्त फिदा को अब जाकर होश आया। पार्थ कमरे में नहीं था, कोई भी कमरे में नहीं था उसके पास। फिदा खड़ी हुई, लेकिन इसी में उसके हाथ से गलती से साइड टेबल पर रखा हुआ कांच का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया और फिदा हल्की सी डर गई। वह तुरंत उठी और नीचे झुककर उसे उठाने की कोशिश करने लगी, और तभी बाहर एक नौकरानी थी जो कि सफाई कर रही थी, और जब उसने इस तरीके से फिदा कुछ होते हुए देखा तो वह घबरा गई, क्योंकि पूरे मेंशन में पता चल चुका था कि फिदा प्रेग्नेंट है। वो तुरंत जल्दी से आई और फिदा को पकड़ते हुए बोली, आप क्यों झुक रही है? मैं करती हूँ इसे, मुझे बता देती, मैं कर देती। फिदा ने कहा, गिरा मेरे से तो ठीक भी मैं ही करूंगी ना, आपको क्यों बोलोगी? उस नौकरानी ने कहा, नहीं नहीं, अब तो जब तक बच्चा नहीं आएगा तब तक आपका सारा काम मैं और सारे नौकर करेंगे, और मैं काम करती हूँ। मैडम से बोलूंगी कि आपका सारा काम अब से मैं करूंगी ताकि मुझे बाकी काम से छुट्टी मिल जाए। उसके बाद उस नौकरानी ने हल्की सी अपनी जीभ दांतों के बीच दबा ली और बोली, मुझे आपकी और बेबी की सेवा करने का 24 घंटे मौका मिल जाए। उसके बाद उसने कांच के टुकड़े उठाना शुरू किया। बेबी सुनकर फिदा का मूड एकदम अलग हो गया और उसने कहा, बेबी, ये किसके बच्चे की बात कर रही है? उसने फिर कहा, मेरे बेबी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आपको आराधना के बच्चे के बारे में बात करना है, क्योंकि बच्चा तो उसका आएगा। वो नौकरी बोली, हाँ जानती हूँ कि पहले उनका आएगा, लेकिन आपका भी तो आ रहा है ना? फिदा हैरान हो गई और बोली, मेरा आ रहा है। वो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गई। वो वैसे ही काफी दिनों से अपने मिसिंग पीरियड्स की वजह से परेशान थी, और अब ये सब उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसे तभी अचानक से कुछ अजीब सा फील हुआ और वो तुरंत वॉशरूम की तरफ भागी। नौकरानी बिल्कुल हैरान हो गई, वह भी वॉशरूम की तरफ भागी, लेकिन तब तक फिदा ने गेट को बंद कर दिया था। और थोड़ी देर बाद वह अपना चेहरा साफ करके बाहर आए। नौकरानी ने पूछा, क्या हुआ, आप ठीक है ना? कुछ लेकर हम आपके लिए? फिदा ने बेड पर बैठते हुए कहा, वॉमिटिंग हो गई अचानक से, मैं नीचे जाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। कमरे में हूँ इसीलिए। तभी उसने रियलाइज किया कि वह कमरे में आई कैसे। उसने सवाल कर किया, मैं कमरे में आई कब? नौकरानी ने कहा, पार्थ सर लेकर आए थे। फिदा थोड़ा सा हैरान हो गई और वो तुरंत बाहर जाने लगी और नीचे उतर गई, जहां पर उसे अपने मनपसंद दार खाने की महक आने लगी, और वो अंदर की तरफ आई और बोली, क्या बात है, मेरा फेवरेट खाना क्यों बन रहा है आज? रूबी जी अपने हाथों से खुद बना रही थी। उन्होंने कहा, खबर ही ऐसी है, मैसेज सुन तो लिया ही होगा तूने पार्थ के मुंह से। फिदा ने कहा, कौन सी खबर, मैं तो उनसे मिली भी नहीं अभी तक, कहाँ है वह? रूबी जी हैरान हो गई और वो तुरंत बाहर आई। उसे बाहर से आवाज आ रही थी, वह नक्श के साथ 3 घंटे से बैडमिंटन प्ले कर रहा था, यह नालायक लड़का। वो तुरंत गैस को स्लो करके बाहर आए। फिदा भी उनके पीछे पीछे आई। वहां पर आराधना उन दोनों को देख रही थी और वह तीनों टाइम का क्या चल रहा है बिल्कुल भूल चुके थे। तभी अचानक से पार्थ के हाथ से रैकेट छूट गया और कोक भी उसे मिस हो गई, क्योंकि रूबी जी ने उसका कान पकड़ लिया था। और पार्थ ने कहा, क्या कर रहे हो? रूबी जी ने कहा, तुझे क्या हो गया है? रात हो चुकी है, तेरी बीवी होश में आ चुकी है और उसे तूने बताया भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। फिदा की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और पार्थ ने कहा, अरे मैं थोड़ी देर पहले गया था कमरे में, वो होश में ही नहीं आए, तो इसमें मैं क्या करूं? इसलिए वापस आ गया खेलने के लिए। दोबारा जाता हूं उसे देखने के लिए, अगर आ गया होगा तो बता दूंगा।
फिदा गुस्से से पार्थ को देख रही थी और जब पार्थ में मुड़कर फिदा को देखा तो वह भी हैरान हो गया और वह बोला, तुम कब उठी? फिदा उसके पास आई और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, जो बात मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी, वो बात मुझे घर की नौकरानी बता रही है। पार्थ की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या नौकरानी? फिदा ने इस पर उसे कसकर पकड़ा और बोली, हाँ नौकरानी और कौन, और अगर वो ना आए और मैं झुककर वह कांच के टुकड़े उठा लिए होते तो मेरी बेबी का क्या होता? उसका तो कचुम्बर निकल जाता मेरे पेट के अंदर। पार्थ ने इस पर एकदम से कहा, कुछ नहीं होता है ऐसे, और तुम झुकी क्यों थी? और कांच? कौन सा कांच? फिदा ने इस पर कहा, हाँ कांच मेरा हाथ रखकर वास गिर गया था और मैं उसे उठाने के लिए झुकी थी। अगर उस वक्त नौकरानी नहीं आती तो मैं नीचे बैठ जाती और मेरा पेट दब जाता, और उसमें अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो किसको बोलती मैं? आपको? आप मानते? पार्थ बस हिले जा रहा था क्योंकि फिदा बार बार उसका कॉलर पकड़कर उसे हिलाई जा रही थी और नक्श, आराधना और रूबी जी बस देखते रह गए कि वह किस तरीके से अपने पति की क्लास ले रही थी। रूबी जी ने कहा, बढ़िया है, इसके मूड स्विंग अभी से शुरू हो गए। आराधना ने कहा, 1 महीना हो गया ना, इसीलिए। आराधना की बात फिदा ने सुन ली और वह हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, 1 महीना? आराधना ने कहा, यस, इसीलिए आपके पीरियड्स मिसिंग थे। फिदा ने इस पर पार्थ को देखा और वापस उसकी कॉलर को कसकर पकड़कर कहा, मैं जब कह रही थी कि एक बार चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास तो आप लेकर नहीं गए। आपने क्या कहा? पार्थ इस पर अपना सरनामे हिला रहा था क्योंकि उसी ने कहा था कि अगर दोबारा मिस हुई तो डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। फिदा ने यह नहीं कहा था और उसने बात को भूमर फैमिली को बताया था। रूबी जी ने कहा, 1 मिनट, कहीं जो बात तूने मुझे बताई थी वो फिदा की नहीं, तेरी तो नहीं थी? नालायक लड़का, अगर पहले पता चल जाता तो हम ये खुशी पहले बना नहीं लेते। तेरी वजह से 1 महीना लेट हो गया। पार्थ ने कहा, तो मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? अगर पता होता तो नहीं करता। फिदा ने इस पर तुरंत उसका चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, अच्छा, मेरी सिचुएशन क्या अंतर्यामी टाइप की है जो आपको पता चल जाएगा? पार्थ ने कहा, अभी पता चल गया ना तो गुस्सा क्यों कर रही हो? इस सिचुएशन को सेलिब्रेट करो, आई मीन इस खुशी को। फिदा ने इस पर उसे छोड़ दिया और फिर उसे थोड़ा सा नाराज होकर बैठ गई। आराधना ने उसे पकड़ा और कहा, इट्स ओके फिदा, और खुश हो जाओ। फिदा इस पर तुरंत आराधना की तरफ पलटी और बोली, सच में मेरा बेबी आएगा ना? आराधना ने कहा, हाँ तेरा बेबी आएगा। फिदा ने कहा, कुछ होगा तो नहीं ना उसे? पार्थ इस पर तुरंत उसके पास आया और बोला, होने नहीं दूंगा तुम्हें, और अपने प्यार से बच्चे को हमेशा संभाल कर रखूंगा। फिदा इस पर मुस्कुराई और तुरंत खड़ी होकर उसके गले लग गई और उसके चेहरे को प्यार से सबके सामने चूमने लगी, और आज सारी शर्म और लिहाज उसने छोड़ दी थी। पार्थ ने भी कसकर उसे पकड़ लिया और फिर उसे गोद में उठाकर ले गया। रूबी जी बस उसे देख रही थी और उसे काफी खुशी हो रही थी। सारे के सारे दुश्मन चले गए थे किरण को छोड़कर, और फिदा और पार्थ की जिंदगी खुशियों से भर गई थी। शादी के बाद कभी कुछ हो जाता तो कभी कुछ हो जाता है, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और वो इन सब चीजों से काफी ज्यादा खुश थी। यहाँ पार्थ फिदा को लेकर जैसे ही कमरे में आया, उसने तुरंत फिदा के साथ अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया था, और फिदा थी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने भी पार्थ को अपनी तरफ खींच लिया था, और वह दोनों बिस्तर पर बेलिबास एक दूसरे से चिपके हुए थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और फिदा हल्का सा डर रही थी, लेकिन उसे पार्थ पर पूरा भरोसा था और इसीलिए उसने खुद को पूरी तरीके से उसे दिया हुआ था, और पार्थ उसके शरीर का 1 इंच नहीं छोड़ रहा था जहां उसने उसे अपने होने का एहसास न कराया, और वो पूरी तरीके से उसे अपने एहसासों में भिगोए जा रहा था, और फिदा उसके एहसासों की नदी में भीग रही थी और साथ में प्यार की गहराई में डूब रही थी। यहाँ दूसरी तरफ नीचे रूबी जी खाने के लिए आ गई तो आराधना भी किचन में आ गई ताकि उनकी हेल्प करे। रूबी जी उसे मना कर रही थी, लेकिन आराधना पागल हो गई थी कमरे में बैठे बैठे, इसलिए उसने कहा, आज तो मैं बनाकर रहूंगी, मैं पागल हो जाऊंगी इस तरीके से बैठे बैठे, और फिर यह मत बोलना कि आराधना तुमने मेरे पोते या पोती को पागल क्यों लेकर आया दुनिया में। रूबी जी ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। आराधना ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे केस में तो ऐसा ही होता है, प्लीज कुछ करने दो, मैं पागल हो जाऊंगी पागल, और किताबें नहीं खोल सकती फिलहाल, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा।
रूबी जी ने उसे थोड़ा सा काम करने दिया, लेकिन उसके लिए वह चेयर लेकर आ गई और सब्जी दे दी ताकि वह बैठकर आराम से काट सके, ताकि उसे खड़े होना के साथ खाना ना पकाना पड़े। और इसी तरीके से उन दोनों ने मिलकर खाना बना लिया और थोड़ी देर में सबने खाना खाया और सोने चले गए। और पार्थ जिस प्यार की गहराई को अधूरा छोड़कर खाने आया था, उस प्यार की गहराई को वापस शुरू करने के मूड में हो गया और उसने वापस उसे शुरू भी कर दिया और फिदा की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। सब कुछ अच्छा तो हो गया था, लेकिन क्या सच में हो गया था, ये तो देखना था। यही दूसरी तरफ किरण का फार्म हाउस, वो इस वक्त गुस्से की आग में जल रहा था। इतने समय से वो फिदा को पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, वो उसे नहीं मिला। जिस काम के लिए वो उस वक्त उसे उठाकर लेकर गया था, ना वो काम हुआ और ना ही वो मरी। वो दोनों केस में फेल हो गया था और वो फेल हो गया, ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इस वक्त अपने फार्म हाउस की अंगीठी के पास बैठा हुआ था और अपने हाथ को सेकने में लगा था। वो बोला, बहुत जल्द वापस मेरे पास होगी तुम, या तो आर या तो पार, या तो मैं मरूंगा या तो तुम्हें पहले अपना बनाऊंगा और फिर मारूंगा। ये होली तुम्हें अच्छे से याद रहेगी। मिसेज फिदा पार्थ नेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।